हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। तो देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ऑलरेडी यूनिट 1 की थ्योरी और न्यूमेरिकल हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम फाइनली यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। अब यूनिट 2 को बेसिकली काइनेमेटिक्स कहा जाता है, बट इसके अंदर भी कई सारे पार्ट्स हैं, तो हम एक एक करके उनको आपस में डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा, आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट करना है यूनिट 2 का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और आज के लेक्चर के अंदर थोड़ी बहुत हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली काइनेमेटिक्स किसको कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं, ठीक है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन मोशन किसको कहा जाता है। तो आज इंट्रोडक्शन के बारे में बातें जरूर होंगी, बट यही वो सारी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि हम बार बार इन्हीं टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं आगे जाके एक्सप्लेनेशन करने के लिए। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, आज हमने शुरुआत करनी है यूनिट 2 के सबसे पहले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है मोशन इन 1D। आज इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर ना और कुछ समझ आए ना आए, बट आज आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में रेस्ट और मोशन किसको कहते हैं और क्या एक ही बॉडी एक ही टाइम पर रेस्ट में और मोशन में रह सकती है कि नहीं रह सकती। आपको लगेगा सर हमें तो पता ही है कि रेस्ट में क्या होता है, मोशन में क्या है, तो इसमें क्या बड़ी बात है। अब आप 11th क्लास का जब सिलेबस पढ़ रहे हो तो कुछ बात तो होगी ना उसके अंदर, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि एक्चुअली में रेस्ट किसी को बोला जाता है तो क्यों बोला जाता है और किस वजह से बोला जाता है, और किसी को अगर मोशन में कहते हैं तो क्यों कहते हैं। अब मैं ऐसे कई सारे एग्जांपल तो हम देखो देख के ही बता सकते हैं कौन सी चीज रेस्ट में है, कौन सी मोशन में। तो देखिए, सबसे पहले एग्जांपल आपके सामने है। अगर मैं यहाँ पे पेड़ का एग्जांपल लूं तो आप बोलेंगे ऑफकोर्स ये रेस्ट में है। उसी तरह अगर मैं इस घर का एग्जांपल लूं तो आप बोलेंगे ये रेस्ट पे है। अगर मैं आपके इस माउंटेन का एग्जांपल लूं तो आप बोलेंगे हाँ सर ये भी रेस्ट पे है। उसी तरह अगर आपसे मैं इस विंड का एग्जांपल लूं तो आप बोलेंगे नहीं सर ये तो मोशन में है इस टाइम। उसी तरह अगर मैं जो चिड़िया उड़ रही होती है अगर उसका एग्जांपल लूं तो आप कहेंगे सर ऑफ कोर्स ये भी आपके मोशन में है। उसी तरह अगर मैं किसी एनिमल को भागते हुए देख रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि ये भी एक मोशन में है। और फाइनली अगर किसी ट्रेन को चलते हुए या किसी गाड़ी को मूव करते हुए देखूंगा तो ऑफ कोर्स मैं तब भी कहूंगा कि ये क्या है, मेरा मोशन में है। तो एक्चुअली में क्या हर एक चीज जिसको मैं देख पाता हूं क्या वो सचमुच में रेस्ट या मोशन में है? देखिए, ऐसा नहीं होता। किसी बॉडी का रेस्ट होना या किसी बॉडी का मोशन में होना एक्चुअली में फ्रेम ऑफ रेफरेंस या किसी बंदे के पर्सपेक्टिव पे बेस्ड होता है। अब इसका मतलब क्या है, मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मैकेनिक्स है क्या। देखिए, मैकेनिक्स मेरे ब्रांच है उस फिजिक्स की जो डील करती है विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड साथ ही साथ इस बात के ऊपर भी स्टडी करती है कि अगर बाई चांस मेरी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मतलब जब उसमें कई सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो वो किस वजह से इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो मैकेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जो इन सब चीजों को स्टडी करता है। आगे इस मैकेनिक्स के 3 डिफरेंट पार्ट्स बन जाते हैं। पहला, जिसको स्टैटिक कहा गया। स्टैटिक वर्ड हमेशा यूज किया जाता है रेस्ट के लिए। मतलब ये कि अगर कोई बॉडी आपकी रेस्ट में है, इवन उस पे कई सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हो, तो उसका मतलब होता है कि वो बॉडी स्टैटिक में है। और अगर कई सारी फोर्सेस लगने के बावजूद अगर वो बॉडी आपकी मूव नहीं कर रही तो उसको इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। देखिए, एक सिंपल सी एग्जांपल आपको मैं यहां पे देता हूं। देखिए, अगर मान लीजिए कि मेरे पास यहां पर एक ब्लॉक है, ठीक है। अब इस ब्लॉक के इस साइड पर मैं 5 न्यूटन की फोर्स लगाता हूं और उसी तरह इस साइड पर भी मैं 5 न्यूटन की फोर्स लगाता हूं। अब ये 2 फोर्सेस लगने के बावजूद ये बॉडी क्या है, आपकी रेस्ट पोजीशन पे है। और क्योंकि ये रेस्ट पोजीशन के अंदर है, इवन इफ जो फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि ये जो बॉडी है ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है। और जो रेस्ट में होने की वजह से हम कहेंगे कि ये क्या है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, पहली बात तो स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर किसी बॉडी पर कई सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हों और कई सारी फोर्सेस एक्ट करने के बावजूद वो बॉडी जिस स्टेट में है अगर उसी स्टेट में रहे तो उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होगा
कि एक बॉडी पे फोर्सेस लग रही है, उसके बावजूद भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो मतलब ये हो गया स्टैटिक इक्विलिब्रियम। उसी तरह डायनामिक इक्विलिब्रियम भी होता है, बट आपको वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है, बट हम अभी जो पढ़ रहे हैं सिर्फ उस पर फोकस करें। नेक्स्ट बेटा मेरे पास आता है काइनेमेटिक्स। अब ये जो मैंने काइनेमेटिक्स वर्ड आपके सामने यहां पे रखा है, ये इसी पे ही पूरा का पूरा आपका यूनिट 2 है। क्या है काइनेमेटिक्स, होता क्या है? देखिए, हमें पता है कि जब हम किसी बॉडी को धक्का लगाते हैं तो वो बॉडी आपकी मूव करती है। तो मैकेनिक्स की वो ब्रांच जो मेरे बॉडी के मोशन को स्टडी करे, बट ये ना देखे कि किस वजह से वो मोशन उसमें आई है, तो उसको कहा जाएगा काइनेमेटिक्स। मतलब हम ये देखेंगे कि पहले बॉडी इस पोजीशन पे थी, फिर वो इस पोजीशन पे है, फिर वो इस पोजीशन पे है, तो उसकी मोशन को तो मैं स्टडी करूंगा, बट ये नहीं देखूंगा कि उसके ऊपर जो मोशन आई है, जो उसके अंदर जो मोशन आई है वो किस वजह से आई है, मैं उसको नहीं देखूंगा। तो उस ब्रांच को हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। तो यूनिट 2 जो है वो बेसिकली इसी से ही भरा हुआ है। कोई बॉडी मूव कर रही होगी 1 डिमेंशन या 2 डिमेंशन या 3 डिमेंशन, तो उसकी क्या पोजीशन होगी, कोऑर्डिनेट्स में क्या चेंज आ रहा होगा, ये सब चीजें बेटा हमने इसमें स्टडी करनी है। अब एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही है कि मेरे पास मान लेते हैं कि इनिशियली एक बॉल थी एंड वो यू वेलोसिटी से मूव कर रही थी। ऑब्वियस है कि मैंने उस पर फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स अप्लाई करने के बाद ये जो बॉडी है इसकी स्पीड बढ़ गई और वो अब जा रही है v की स्पीड से, या फिर वेलोसिटी के टर्म में बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी u थी, फाइनल वेलोसिटी v है, और मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया। तो अगर मैं काइनेमेटिक्स की बात कर रहा हूं तो बस मैं सिर्फ इतने को स्टडी करूंगा कि भाई इनिशियली वो u से जा रहा था, फाइनली वो v से जा रहा था, तो बताइए उसकी कितनी एक्सेलरेशन हो गई, वो कितना एक्सेलरेट हुआ, कितने टाइम में ये एक्सेलरेट हुआ, ये सब चीजें मैं इसमें नोटिस करूंगा। ये नहीं देखूंगा कि भाई मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया तब जाके इसकी यू हुई तो इसकी एक्सेलरेशन इस फोर्स पे डिपेंडेंट, ऐसे कुछ बातें नहीं करूंगा। तो काइनेमेटिक्स के अंदर हमने सिर्फ ये देखना है कि जो बॉडी है वो मूव कर रही है के, और मूव अगर कर रही है तो किस वजह से वो नहीं नोटिस करेंगे। एग्जाम्पल और दे देता हूं, जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन मान लो t इक्वल टू 0 पे मान लो ए पॉइंट पे है आपका, है ना, तो यहां पर है। उसके बाद वही पर्सन आपका आफ्टर सम टाइम t वो b पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो मैं यहां पे सिर्फ ये कहूंगा कि यार पहले वो इस पोजीशन पे था, बाद में वो इस पोजीशन पे, वो यहां से यहां कैसे आया, क्यों आया, किस वजह से आया और क्यों रुका, ये सब चीजें मैं यहां पे कंसीडर नहीं करने वाला। तो ये हो गया काइनेमेटिक्स। और अब हम बात करेंगे डायनामिक्स की। तो डायनामिक्स का मतलब वही हो गया कि अब इसमें मैं ये देखूंगा कि किस वजह से वो मोशन उसमें आई है। एग्जाम्पल देखिए, आप भी अच्छी तरह जानते हो कि मेरे पास कोई भी एक बॉल है ना, जैसे क्रिकेट की बात करते हैं, अगर मैं जोश शॉट मारता हूं किसी बॉल को तो वो बॉल जो है आफ्टर सम टाइम थोड़ा मूव करने के बाद रुक जाती है। अगर काइनेमेटिक्स की बात होती तो मैं ये बोलता कि यार इनिशियली मान लो वो 10 मीटर पर सेकंड स्पीड में आ रही है तो फाइनल वो आपके 0 हो गए क्योंकि रुक गई है। लेकिन क्योंकि मैं डायनामिक्स की बात कर रहा हूं तो मैं यहां पे ये बात करूंगा कि जब मैंने उसको शॉट लगाया तो बॉल तो इनिशियली उसकी थी 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन जब वो रुकी ना तो जो फ्रिक्शन थी ना ग्राउंड के अंदर उसने उस बॉडी को रोका। तो यहां पर मैं फ्रिक्शन को कंसीडर करूंगा जो कि रिस्पॉन्सिबल है इसकी मोशन को चेंज करने के लिए। तो इस तरह से मैकेनिक्स की 3 कैटेगरीज को समझा जाता है। तो पहला हो गया स्टैटिक जो कि रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा मोशन को रिप्रेजेंट करता है, बट यहां पे ये स्टडी नहीं करेंगे किस वजह से वो मोशन आई है, और यहां पर हम सब कुछ स्टडी करते हैं कि यहां पर हम बात करेंगे कि किस वजह से वो मोशन उसमें आई है, या वो रुका है तो क्यों, किस फोर्स की वजह से रुका है। तो जो थर्ड यूनिट है ना वो बेसिकली इसी के ऊपर बेस्ड है। आई होप ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जिसको बोलते हैं द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या मतलब होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? एक्चुअली में फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से ही हम एक्चुअली डिसाइड कर पाते हैं कि यार ये जो बॉडी है क्या ये रेस्ट में है कि मोशन में है, क्या हो रहा है इस बॉडी के साथ, मतलब किस बॉडी को, ये बॉडी जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है कि डी एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब स्पीड बढ़ी है, नहीं बढ़ी, पोजीशन बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या हो रहा है। ये सब बातें इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से ही पता लगती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अब मान लीजिए अपने आप को इमेजिन करो कि आप एक रेगिस्तान में खड़े हो और रेगिस्तान में ना सिवाय सैंड के कुछ भी नहीं है, कोई हीप नहीं है, कुछ नहीं, फ्लैट सैंड है, और आप उसमें बस चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो। इमेजिन योरसेल्फ एक ऐसे प्लेस के अंदर। तो जब आप अपने आप को ऐसी पोजीशन में पाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, किस डायरेक्शन में नहीं जा रहे। आपको यह नहीं पता लगेगा कि आप
तेजी से चल रहे हो कि स्लो चल रहे हो कि चल भी रहे हो, आपको ये भी नहीं इल्यूजन, आपको इल्यूजन होगा कि आप वहीं पे खड़ के बस एक ही तरफ खड़ के चल रहे हो, आपको कोई एहसास नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन मान लो दूर कहीं पे आपको एक पेड़ नजर आ जाएगा, तो उसी वक्त क्या करेंगे, अब उसकी तरफ चलना शुरू कर दोगे तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है उस पेड़ को देख के। अब पेड़ जितनी जल्दी आपके पास आएगा या आप जितनी जल्दी उसके पास जा रहे हो, उससे आपको आपके स्पीड का अंदाजा हो जाएगा। इवन अगर आपके और उसके बीच की दूरी कम या ज्यादा हो रही है तो उससे आपकी पोजीशन या मतलब बेसिकली कितना डिस्टेंस है उसके बारे में भी समझ में आ जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर वो जो पेड़ था वो है आपका द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो क्या होता है ना, जब हमारी किसी बॉडी के मोशन को हम स्टडी करते हैं तो बेसिकली उसके रिलेटेड उसके पोजीशन को स्टडी करना, उसकी वेलोसिटी को स्टडी करना और एक्सेलरेशन को स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बट इन सबको स्टडी करने के लिए हमें एक ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट की जरूरत होती है जिसके विद रिस्पेक्ट टू मैं इन सब चीज को कैलकुलेट कर सकूं। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो पर्सन टू पर्सन ये जो टर्म्स मैंने बताई हैं, चाहे मैं पोजीशन की बात करूं, चाहे वेलोसिटी की बात करूं, चाहे मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, वो वेरी करेगी। एग्जांपल देता हूं, देखिए मान लीजिए कि यहां पर कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। अब अगर मैं बोलूं कि फुटबॉल तो एक ही है, और अगर मैं कहूं कि ये फुटबॉल की पोजीशन क्या है, तो ये वाला लड़का कहेगा ये जो फुटबॉल है ना मेरे बहुत नजदीक है, ये बोलेगा कि मेरे से दूर है यही सेम फुटबॉल, और गर्ल कहेगी कि मेरे से तो और ज्यादा दूर है। अब देखो तीन डिफरेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से अब इसकी तीन डिफरेंट पोजीशंस हो गई। तो ये लॉजिकल नहीं है ना। जब हम किसी बॉडी की पोजीशन बताएं तो हर किसी के लिए वो एक जैसा हो, इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आपको और बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं, देखिए अब इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि ट्रेन के अंदर हमारे थ्री के फोर पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। अगर मान लीजिए मैं इसमें से इस लड़के को अगर बोलूं कि बताइए कि आपके हिसाब से ये जो लेडी है क्या ये आपकी मूव कर रही है कि रेस्ट पे है, तो वो बोलेगा कि ऑफ कोर्स ये तो रेस्ट पे है। लेकिन अगर जो पर्सन बाहर खड़ा है, अगर मैं इससे पूछूं कि आपके हिसाब से बताओ कि ये जो लेडी है वो रेस्ट पे है कि मूव कर रही है, तो कहेगा ये तो मूव कर रही है। एक बड़ा अजीब सी बात, एक ही टाइम पर ये लेडी रेस्ट पे भी है और मोशन में भी है, ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा कोई फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। देखिए जब हम कभी किसी की पोजीशन या किसी की वेलोसिटी या किसी की एक्सेलरेशन बताते हैं तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से उसका जो रिजल्ट है, उसका जो आंसर है वो डिफरेंट होता है। और इसलिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मतलब क्या, एक ऐसा फ्रेम, एक ऐसा फिक्स्ड पॉइंट जिससे मैं किसी भी बॉडी की पोजीशन पता करूं तो तीसरा बंदा आके भी कहेगा हाँ इसकी यही पोजीशन है, क्योंकि उसके लिए वो चीज भी क्या होगी, एक फिक्स पॉइंट होगी, वो उसके लिए एज ए रेफरेंस की तरह काम करेगा। रेफरेंस का मतलब ये होता है कि विद रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन पॉइंट किसी बॉडी की पोजीशन क्या होगी। तो रेफरेंस होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब रिलेटिव टर्म्स हैं। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, एक पर्सन के हिसाब से जो रेस्ट पे है और दूसरे पर्सन के हिसाब से वही लेडी आपकी मूव कर रही है, तो एक में वेलोसिटी नहीं है और एक में वेलोसिटी है। तो ये सब रिलेटिव टर्म्स होती हैं, एक दूसरे पे ये डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। दूसरी बात यहां पे कि अगर आप कोई एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट देना चाहते हो अबाउट द पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो हमें किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को रेफर करना पड़ेगा जो एक्चुअली रेस्ट हो, मतलब जो कि रुका हुआ हो और अपनी पोजीशन बिल्कुल चेंज ना कर रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी फिक्स्ड पॉइंट को या इसी प्लेस को जिसके विद रिस्पेक्ट टू मैं किसी की पोजीशन, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन पता करता हूं, तो उस बॉडी या उस ऑब्जेक्ट को हम क्या देते हैं, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बाकी देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली आपके होते तीन टाइप्स के हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं किसी बॉडी की पोजीशन को पता करने के लिए, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमारे सिलेबस के अंदर हम सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही स्टडी करते हैं। इसके अलावा दो और हैं, चलो आपको वो भी दिखा देता हूं। जैसे कि एक हो गया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको हम बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले, कंपटीशन जब मैं आपको कराऊंगा तो उसमें भी नहीं हम करेंगे इसको। इवन हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है, ये बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, हम इनको भी स्टडी नहीं करते। हमारे पास है सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे पास तीन तरह की मोशंस होती हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि 1 डायमेंशन का मतलब क्या होता है। देखिए क्या होता है ना, अगर कोई भी बॉडी
एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करती है, तो उस तरह की मोशन को हम वन डायमेंशन मोशन हम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अब यहां पर इसने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका। अब जैसे बॉल ऊपर जाती है और उसी पास से नीचे आती है, तो देखो सिर्फ वाई एक्सिस पे ऊपर जा रही है और वाई एक्सिस पे नीचे आ रही है, तो एक ही लाइन पे ऊपर जा रही है और एक ही लाइन से नीचे आ रही है, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ इसका वाई कोऑर्डिनेट में ही फर्क पड़ रहा है। नीचे से ऊपर जाते हुए वाई कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे आते हुए वाई जो कोऑर्डिनेट है उसका घट रहा है। ना इसके एक्स कोऑर्डिनेट में कोई प्रॉब्लम आएगी, ना किसी और चीज में कोई फर्क आने वाला है। तो इसको कहते हैं वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन का मतलब होता है जब सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट में चेंज आए, उसको कहते हैं वन डायमेंशन। अच्छा, अब हम बात करते हैं टू डायमेंशन की। अब जब इसने बॉल को ऐसे फेंका, इस कंडीशन में आप देखिए कि जब वो बॉल इधर से इधर आ रही है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, और क्योंकि बॉल नीचे से ऊपर ऐसे गिर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है लगातार। तो इस बॉल की मोशन को मैं कहूंगा टू डायमेंशनल मोशन। वो इसलिए क्योंकि एक ही टाइम पर इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और साथ में इसका वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो जब किसी बॉडी की मोशन के अंदर दो कोऑर्डिनेट्स में चेंज आए तो उसको हम बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। उसी तरह अब हम बात करते हैं थ्री डायमेंशन की। देखिए, थ्री डायमेंशन का मतलब होता है जब हमारे पास कोई चीज स्पेस में किसी की पोजीशन बतानी हो। जैसे मान लो यहां पर मक्खी उड़ रही है और मक्खी की पोजीशन अगर मुझे पता करनी है तो उसके लिए मुझे तीन कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। कैसे? अब देखिए, मैं जहां खड़ा हूं जिस, ठीक है, वहां पर एक प्लेन है, ओके, टू डायमेंशनल प्लेन। मतलब मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको, आई थिंक वो ज्यादा क्लैरिटी होगी इसके अंदर। कि देखिए, अगर आप ध्यान से यहां देखें तो यहां पे मक्खी है, राइट, और मैं सपोज कर लीजिए बेटा यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, इस प्लेन पे खड़ा हूं और मक्खी को मैंने यहां पे पकड़ा हुआ है। अब देखिए, अगर मक्खी की पोजीशन मुझे बतानी है तो पहले मुझे बताना पड़ेगा कि वाई एक्सिस में वो कितनी दूर है ना, वाई एक्सिस में इसकी क्या पोजीशन है, एक्स एक्सिस में इसकी क्या पोजीशन है, और फिर देखूंगा कि जमीन से ऊपर वो कितना है। तो यहां पे आ जाता है तीसरा एक्सिस। तो जब कभी किसी पार्टिकल की पोजीशन या किसी बॉडी की पोजीशन बताने के लिए हमें तीन कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़े, मतलब उसमें एक्स की वैल्यू कितनी हुई, वाई की वैल्यू कितनी हुई, फिर जेड की वैल्यू क्या हुई, तो उसको बोला जाता है थ्री डायमेंशन। हम बेसिकली तीन ही कोऑर्डिनेट स्टडी करते हैं, एक्स वाई एंड जेड। हाँ, इसकी खास बात बता देता हूं बेटा, ध्यान से समझे कि एक्स, ये देखो यहां पे एक्स लिखा है, ये वाई है और ये जेड है। ये जब भी लिखा जाता है एंटी क्लॉकवाइज मैनर में लिखा जाता है। जैसे कि अगर ये मेरा एक्स है तो फिर ये मेरा वाई होगा, ऊपर मेरा जेड होगा। मान लेते हैं अगर ये एक्स होता तो ये एक्स होता, फिर वो वाई होता, ये जेड होता। तो मतलब जब भी हम एक्स वाई जेड को लिखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज मैनर में लिखते हैं उसको। पहली बात। दूसरी बात, ये तीनों के तीनों एक्सिस आपस में क्या होती है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, ये ऐसे एक दूसरे से क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो ये बात आपने बेटा ध्यान रखनी है अबाउट द थ्री डायमेंशन। बाकी ऑब्वियस है कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा ही। तो देखिए, इस एग्जांपल में आप समझ सकते हो कि क्या हो रहा है। एक्चुअली में यहां पर एक गाड़ी कहां जा रही है? माउंटेन में आपकी मूव कर रही है। अब जैसे जैसे वो माउंटेन में मूव करती है, ऑब्वियस है कि माउंटेन के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है, और इर्द गिर्द घूमने के साथ साथ वो ऊपर की तरफ भी मूव करता है। देखो यहां से क्या कर रहा है? ऊपर भी जा रहा है और साथ में क्या हो रहा है कि वो इर्द गिर्द ऐसे घूमता भी रहता है। तो इसमें इसका एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इसलिए चेंज होता है क्योंकि वो रोड में सीधा तो जाएगा, रोड में कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, तो एक्स और वाई तो चेंज होगा ही, बट साथ ही साथ ऊपर जाने की वजह से उसका जो जेड कोऑर्डिनेट है उसमें भी चेंज आता जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है थ्री डायमेंशन मोशन के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यही चीज आप 1 2D 3D में भी बोल सकते हो। गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, कहीं नहीं मुड़ रही, तो वो हो गया 1D। अब आपको पता है रास्ते में जब भी चलती है तो ऐसे 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 चलती है, तो 2D। और अगर ऐसे ऐसे चलते चलते वो पहाड़ी भी चढ़ रही है तो समझ जाइए कि वो आपकी 3D है। तो ये है 1D 2D 3D का वेरी सिंपल एग्जाम्पल। आई होप यार ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि बेसिकली ये है क्या, ठीक है। सो देखिए, अब हम बात करेंगे बेटा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। ऑब्वियस है ये हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है यार। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। अब देखिए, इसमें यह कहने की कोशिश कर रहा है कि बार देखो, जिस ऑब्जेक्ट या जिस फ्रेम को या जहां पे आप खड़ के इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, वो चीज आपकी या तो रेस्ट पे हो या वो बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो, तो आप उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या मानेंगे? उसको मान लेंगे एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बोलेंगे सर इसका मतलब क्या है? ऑब्वियस यार, मतलब तो जानना है हमें। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बहुत प्यारा और सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। देखिए, मान लेते हैं कि ये है मेरा, एक कोशिश तो करूंगा कि बस बन जाए, और अगर नहीं बनेगी तो वो कोई बात नहीं, विल ट्राई,
ठीक है। सो ये मान लेते बेटा हमारा बस है। अब इस बस के अंदर ना एक बात आपने ध्यान रखनी है, और वो क्या है? सबसे पहली बात ऑब्वियस है बेटा, यहां पे सीट्स लगी होंगी आपकी, राइट, ये आपकी सीट्स है। इनिशियली ये जो बस है ना, ये आपका रेस्ट में है। क्या है? रेस्ट में। अब यहां पर आपने कहा कि सर एक काम करिए, ये जो पॉइंट आप यहां देख रहे हो ना, इस पॉइंट को मैं अपना रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन मान के चलूंगा, और अब इसके हिसाब से किसी भी बॉडी की पोजीशन बतानी होगी तो मैं बताऊंगा। तो मैं इस बस को अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानूंगा। ठीक है, इसके अंदर मैं जो भी स्टडी करना चाहूं वो कर सकूं। तो ये मेरा जो बस है, ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो अब मान लीजिए पर्सन कोई यहां बैठा है, कोई यहां बैठा है, तो अगर मुझे इस पर्सन की पोजीशन बतानी है ना, तो आपने इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इसको अपना रेफरेंस मानते हो, इसकी पोजीशन को बताओगे कि यार ये इससे कितना दूर है। और अगर आपने इसकी दूरी बतानी है तो भी आप इसी पॉइंट से ही इसकी दूरी को बताओगे। तो ये बस क्या है? ये बस मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि इसके अंदर मैं किसी चीज की ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं। लेकिन अगर ये बस मेरा रेस्ट में है तो इसको मैं कह दूंगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो मतलब वो चीज है या वो जगह होती है या वो पॉइंट होता है जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप अपनी ऑब्जर्वेशंस करते हो। इनर्शियल तब अगर ये क्या हो, रेस्ट पे, या यही बस आपकी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो, जैसे 5 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो, तो भी आपका वही सेम ऑब्जर्वेशंस आएंगे जो ऑब्जर्वेशन मेरे रेस्ट वाले में टाइम में आता था। तो या तो ये रेस्ट पे हो या तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम कहेंगे कि ये जो है हमारा है दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? अब बात आती है कि नॉन इनर्शियल का यहां पे क्या मतलब है, देखिए ध्यान से। तो नॉन इनर्शियल के केस के अंदर हमारा जो पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, वो एक्सेलरेट करने लग जाता है। अब बोलोगे सर उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे बहुत फर्क पड़ता है। मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाता हूं। ट्राई करते हैं फिर से अपना बस को बनाने का। बहुत सिंपल है कि क्या है इनर्शियल, क्या है नॉन इनर्शियल। बाकी डिटेल में देखो, जब मैं कंपटीशन पढ़ाऊंगा ना तब आपको मजा आएगा कि भाई असलियत में जेई में एडवांस नीट इन सब की जब तैयारी करनी हो ना तो कैसे करते हैं, मैं आपको वो बताऊंगा बाद में। चलो अब जो है पहले हम उसकी बात करते हैं। देखिए, तो जैसे कि इनिशियली मान लेते हैं बेटा ये मेरा वही सेम पॉइंट है, रेस्ट पे है, और मान लीजिए देखिए ये वो पॉइंट है जहां की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, इनिशियली क्या था, रेस्ट पे था, और ये जो पर्सन है ना, वो मान लेते पर्सन जो है वो यहाँ पे आपका खड़ा है, और मैं कहूंगा यार बता इसकी पोजीशन क्या है, तो आप बोलेंगे सर ऑफ कोर्स पता है, एक्सिस का डिस्टेंस है इस पॉइंट से, तो मैं बोलूंगा एक्सिस की क्या है, ये पर्सन है, इसकी पोजीशन ये एक्स है। मैं बोलूंगा बिल्कुल ठीक है। अब एक काम कर, बस को ना एकदम से एक्सेलरेट करा। एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी एकदम से इंक्रीज करा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब तुम एकदम से एक्सेलरेट करते हो तो क्या होता है, हम अगर बस में बैठे हों और बस एकदम से अपनी स्पीड को खींचते तो हम पीछे की तरफ थोड़ा धक्का खा जाते हैं। खाते कि नहीं खाते? तो जब कोई बॉडी एकदम से मूव करती है तो हम पर एक फोर्स लगती है जिसको कहते हैं सूडो फोर्स। अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, छोड़ो परे। मतलब सिंपल सी बात यह है कि जब एक बॉडी आपकी एक्सेलरेट करती है तो हम एकदम से पीछे की तरफ मूव करते हैं। और मान लो अगर ये स्पीड इसकी बढ़ती जा रही है और ये पर्सन कहां चला जाए, थोड़ा पीछे की तरफ चला गया, तो क्यों अब इसकी पोजीशन चेंज हुई कि नहीं हुई? हो गई ना। तो कहने का मतलब यहां पे ये है कि अगर एक बॉडी जब पहले रेस्ट में थी तो रेस्ट में इसकी पोजीशन एक्स थी, जब एक्सेलरेट किया तब इसकी पोजीशन होगी एक्स डैश। तो मेरी ऑब्जर्वेशन में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा? आने लग गया ना। तो उसको कहा जाता है द एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन वही बात जब आपके मैंने पीछे वाले में करी थी, तो रेस्ट में जो ऑब्जर्वेशन थी और जब वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था तब भी उसकी वही ऑब्जर्वेशन थी, इस वजह से इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा गया। तो ये डिफरेंस है बेटा आपके इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में फर्क। फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो समझ आ गया ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली इस बस को कहा गया है, क्यों? क्योंकि हम अपने एक्सपेरिमेंट जो भी चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं वो इसके अंदर बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये मेरा हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसके अंदर बैठे बैठे या तो ये पूरी की पूरी बस आपकी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है या तो रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे जो ऑब्जर्वेशन आ रही है वही कांस्टेंट वेलोसिटी में आती है, इसलिए कांस्टेंट वेलोसिटी में चलने वाली बस को या रेस्ट वाले को हम इनर्शियल कहते हैं। लेकिन रेस्ट में जो ऑब्जर्वेशन है, जब बॉडी आपकी एक्सेलरेट करती है तब वेरी कर जाती है, इसलिए उसको कहा जाता है द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है।
सो फाइनली अब हम आगे हैं अपने आखिरी स्टेटमेंट के अंदर, जो मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में ही कहा था कि क्या सचमुच में कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट ही होगी, या मोशन में है तो मोशन में होगी, क्या ये एक ही बॉडी रेस्ट या मोशन में दोनों हो सकती है। ये सारी बातें आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो इस एग्जांपल में फिर से देख लीजिए, जो मैंने एग्जांपल दिया था कि यहां पे अगर आप ट्रेन के अंदर खुद मूव कर रहे हो और अगर आपसे बोला जाए कि ये जो लेडी है क्या ये रेस्ट में है कि मोशन में, तो आप पक्का कहोगे सर ये तो रेस्ट पे है। लेकिन अगर जो पर्सन मेरे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है या बाहर सड़क में खड़ा है और उसको बोलूं कि तू बता कि तेरे हिसाब से जो लेडी है वो रेस्ट में है कि मोशन में, तो वो 100% कहेगा ये तो मोशन के अंदर है। तो एक पर्सन रेस्ट और मोशन में सिर्फ रिलेटिविस्टिक टर्म, मतलब ये एक दूसरे पे मतलब डिपेंड करता है कि किस पर्सन के पर्सपेक्टिव से उस चीज को स्टडी किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं बेटा कि रेस्ट और मोशन किसको कहा गया। तो उन्होंने कहा देखो सबसे पहले तो आपके पास ना एक होना चाहिए फिक्स्ड पॉइंट, जैसे मैं पेड़ को अपना एक फिक्स्ड पॉइंट मान लेता हूं और उस फिक्स्ड पॉइंट से अब अगर मान लीजिए यहां पर एक पर्सन खड़ा है एट टाइम t इक्वल टू 0, मैंने इसकी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करी और एट टाइम t इक्वल टू t अभी भी उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रही विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, तो मैं कहूंगा ये क्या है आपका रेस्ट पे है। और अगर वही सेम पेड़ है लेकिन अब जो पर्सन यहां पे खड़ा है एट टाइम t इक्वल टू 0, आफ्टर सम टाइम देखता हूं कि अब वो यहां पे चला गया एट टाइम t इक्वल टू t, तो मतलब पहले उसकी पोजीशन x थी, आफ्टर सम टाइम उसकी x डैश हो गई है, तो मतलब पोजीशन में चेंज आ रहा है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड द रेफरेंस पॉइंट, तो फिर मैं कहूंगा कि वो आपकी मोशन में है। तो फाइनली आई होप आपको ये सब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि रेस्ट का मतलब क्या होता है और मोशन का मतलब क्या होता है, और साथ ही साथ ये दोनों एक रिलेटिविस्टिक टर्म्स हैं, एक दूसरे मतलब डिपेंड करता है पर्सपेक्टिव टू पर्सपेक्टिव या फ्रेम के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है कि कौन सी चीज रेस्ट में होती है और कौन सी चीज आपकी मोशन में होती है। सो फाइनली आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि बेटा कि मोशन 1D 2D 3D का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है रेस्ट का, क्या मतलब होता है मोशन का, और एक ही जो ऑब्जेक्ट है एक ही टाइम पे रेस्ट और मोशन में कैसे हो सकता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।